तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हमने सीरीज शुरू की हुई है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की, जिसमें हम एटीट्यूड जो है उसे हम पढ़ रहे हैं। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखे हुए हैं तो आपको पता चल ही चुका होगा कि हम एटीट्यूड में काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है वो कवर कर चुके हैं। तो आज इसका लास्ट पॉइंट हम कवर करने वाले हैं। सो वी हैव ऑलरेडी डन विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड, कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दी जाए कि इसके प्रीवियस वीडियोस, ये 10 का ये हमारी जो है वो 10th वीडियो है, तो इसके प्रीवियस वीडियोस भी ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के। इसके अलावा मार्केटिंग एचआरएम के भी वीडियोस अवेलेबल है, जो आप आसानी से देख सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं टॉपिक, दैट इज दी एटीट्यूड मेजरमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज एटीट्यूड। ओके, तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नाउ मेथड ऑफ एटीट्यूड मेजरमेंट। बहुत ही सिंपल सिंपल सी मेथड्स हमारे सामने हैं जिनसे हम एटीट्यूड को मेजर कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड जो है दैट इज द लिकर्ट स्केल मेथड। पहली मेथड जो है वो है आपकी लिकर्ट स्केल मेथड। इसके अलावा 3 से 4 मेथड्स और हैं, और अगर अलग अलग बुक्स में देखेंगे तो काफ़ी सारी मेथड्स भी है, बट जो इंपॉर्टेंट वन है वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो लिकर्ट स्केल बहुत ही कॉमन मेथड है, बहुत ही पॉपुलर मेथड है एटीट्यूड को मेजर करने के लिए, और ये सबसे ज़्यादा इजी मेथड है। सो मोस्ट ऑफ दी जो रिसर्चर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स होते हैं, दे मोस्टली प्रेफर द एटीट्यूड लिकर्ट स्केल्स टू मेजर द एटीट्यूड। ओके, तो इसमें बेसिकली क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो यूज़ हो रही है वो है आपकी 5 पॉइंट रेटिंग स्केल मेथड, दैट इज द लिकर्ट स्केल मेथड। ऑल्दो इसमें 7 पॉइंट भी आता है, बट बेसिकली जो यूज़ होती है वो 5 पॉइंट होता है। 5 पॉइंट का यहाँ जो मतलब है, दिस इज द 5 ऑप्शंस जो हैं वो पर्सन्स के पास रहते हैं, जिनके बेसिस पर वो रेट करते हैं, और एक लाइक जो स्टेटमेंट्स है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है। सो लिकर्ट स्केल्स जो है मोस्ट पॉपुलर मेथड्स मेजरिंग द एटीट्यूड। इट present a series of statements about the particular subject, and the respondent asked to indicate their level of agreement or disagreement on a multi-point scale. तो यहाँ जो स्केल चलती है that is related to the strongly disagree to strongly agree, and the marking on that marking is 1 to 5. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, it is a diagram that show about it: strongly disagree, disagree, neutral, agree, strongly agree. तो यहाँ पर जो रेटर्स होते हैं, दे मार्क देम 1, 2, 3, 4, 5। सो वट एवर द स्टेटमेंट्स, जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं, उन स्टेटमेंट्स के लिए यहाँ पर सिमिलर ऑप्शंस मौजूद होते हैं, और जो आपका जो रिस्पॉन्डेंट है उसको किसी भी एक ऑप्शन को जो है वो चूज करना पड़ता है। ओके, तो उनके बेसिस पर उसका एटीट्यूड जो है वो मेजर किया जाता है, व्हाट ही हैव चूजन। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए, आई एम सेटिस्फाइड विथ माई वर्क इन्वायरमेंट, ये आपका क्वेश्चन है, और इसके लिए ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो इफ ही मोर सेटिस्फाइड, स्ट्रांगली एग्री ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो ही कैन चूज दिस वन। इफ ही इज नॉट स्ट्रांगली नॉट एग्री ऑन दैट पॉइंट, तो वो यहाँ पर इसको चूज करेगा। तो इस तरह से ये मार्किंग के बेसिस पर, नंबर्स के बेसिस पर इसको चूज किया जाता है। इसका स्ट्रेंथ देखा जाए तो इजी टू यूज एंड इजी टू एनालाइज एंड वाइडली एक्सेप्टेड इन द रिसर्च। दिस इज दी लाइक स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर मेजरमेंट मेथड। एंड इफ वी टॉक अबाउट द लिमिटेशंस, तो रिस्पोंडेंट में आंसर इन सोशली डिजायरेबल वे रादर देन ट्रूथफुली, लाइक जो उनको ऑप्शंस दिए गए हैं उसी में ही उनको आंसर करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ अलग से वो नहीं बता सकते। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी थ्रेस्टोन स्केल। थ्रेस्टोन स्केल्स भी यूज़ की जाती है, बट इसमें जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली। तो बेसिकली इसकी जो स्केल चलती है वो 11 पाइल्स पर चलती है। ठीक है, कितना? 11 पाइल्स पर यहाँ पर आपकी जो स्केल है वो चलेगी। इसमें भी आपके दोनों तरह के स्टेटमेंट्स में आप आंसर करते हैं। द स्टेटमेंट बोथ फेवरेबल अनफेवरेबल रिलेटिंग टू द एरिया इन विच एटीट्यूड आर टू बी मेजर्ड, तो उनके बेसिस पर हम यहाँ पर चूज करते हैं। 11 पाइल्स हमारे पास यहाँ पर होंगे, और एक जो है, मान लीजिए दिस इज द वन, तो वन अगर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, दिस इज द अनफेवरेबल, एंड द 11 इज रिप्रेजेंटेड टू द फेवरेबल। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि जो स्टेटमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आप कितनी अच्छी बॉन्डिंग अपनी देते हैं।
तो वो स्टेटमेंट्स के ऊपर जो बॉन्डिंग होगी वो इन 11 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड होगी। तो आप 11 पॉइंट्स में से कितनी मार्किंग करते हैं उसके बेस पर ये डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? तो थ्रेस्टोन स्केल भी अनफेवरेबल फेवरेबल कंडीशंस बताने के लिए होगा, 11 फाइल्स पर होगा, यानी कि आपके पास रेटिंग के लिए 11 पॉइंट्स होंगे, उन बेसिस पर आप यहाँ पर बताएंगे। So the Chester skill method is where the respondent are given the series of statements about the particular topic and each with the different degree of intensity. सबका जो इंटेंसिटी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है किसी भी आप स्टेटमेंट को उठाएंगे तो रिस्पोंडेंट आर आस्क्ड टू चूज द स्टेटमेंट्स द बेस्ट रिफ्लेक्ट देयर व्यूज। उनके जो व्यूज है उसको जो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है उसको वो चूज करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट द कंपनी पॉलिसी, then ranging from the strong positive or strongly negative, and the respondent select which one they are agree with। तो जो उन्होंने कंपनी पॉलिसी के लिए पूछा गया है तो उनको स्ट्रांगली पॉजिटिव और स्ट्रांगली नेगेटिव के बीच के पॉइंट्स को उन्हें चूज करना पड़ता है जो 1 to 11 में होंगे। क्लियर? स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो मोर प्रिसाइज इन मेजरिंग एटीट्यूड एज ईच स्टेटमेंट इज केयरफुली वेटेज। सबका जो वेटेज है वो डिसाइडेड है कि भाई इस वेटेज पर इतना पॉइंट इसको मिल रहा है, तो वो डिसाइडेड है, तो ये इसके लिए एक स्ट्रेंथ पॉइंट है। बट लिमिटेशन इज टाइम कंज्यूमिंग है ये मेथड बहुत ज़्यादा एंड रिक्वायर द केयरफुल डेवलपमेंट ऑफ स्टेटमेंट, क्योंकि अगर स्टेटमेंट अगर गलत क्रिएट हुए तो आपका एटीट्यूड जो है वो गलत मेजर हो जाएगा। तो स्टेटमेंट क्रिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दैट पर्टिकुलर मैथड। क्लियर? और जैसा आपको समझ में आ ही चुका है, जो स्टेटमेंट्स है ये 11 फाइल्स पर होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 आपके पास आप ऑप्शंस रहेंगे जिसमें न्यूट्रल, फेवरेबल और अनफेवरेबल हम यहाँ पर ऑप्शन चूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, दैट गटमैन स्केल मेथड। ये भी बहुत सिंपल सी मेथड है, इसको और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज द क्यूमुलेटिव मेथड, है ना? क्यूमुलेटिव मेथड, क्यूमुलेटिव आप लोगों ने लाइक क्यूटी में पढ़ा होगा पहले कभी, फ्रिक्वेंसीज, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज पढ़ा होगा, तो उसी बेस पर यहाँ पर भी मर्ज करके क्यूमुलेटिव जो है वो रिजल्ट निकाला जाता है। अगर किसी को नहीं पता हो तो एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे इस तरह से कुछ फ्रिक्वेंसीज हमारे सामने मौजूद होती है, फिर हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज निकालते हैं, लाइक 1, फिर 1 और नीचे वाली फ्रिक्वेंसी को जोड़कर हमारा निकला 3, फिर 3 में ये नीचे वाली फ्रिक्वेंसी जो है इसको जोड़ देंगे 6, तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज निकलकर सामने आ जाती हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी गटमैन स्केल मेथड मेजरिंग द एटीट्यूड ऑन अ क्यूमुलेटिव बेसिस, इसलिए इसे क्यूमुलेटिव मेथड भी कहा जाता है। द स्केल कंटेन द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी। देखिए बोला ना इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, यहाँ पर भी आप देख रहे हो पॉइंट्स जो हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इंक्रीजिंग इंटेंसिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और रिस्पोंडेंट सिलेक्ट द स्टेटमेंट दे एग्री विथ एंड देयर रिस्पॉन्सेज शो देयर लेवल ऑफ एटीट्यूड। जैसे पहले स्टेटमेंट में कहा कि आप कंपनी के साथ लॉयल हैं, तो दूसरे स्टेटमेंट में बोला गया कि आपने अपना लॉयल्टी प्लस जॉब रोल क्लियरिटी आपको देखने को मिल रही है। तीसरे में लॉयल्टी, जॉब रोल क्लियरिटी एंड द सेटिस्फैक्शन, तीनों। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट जो है वो क्यूमुलेटिव होते चले जाएंगे और आपका स्ट्रांगनेस जो रिजल्ट है वो निकल कर सामने आ जाएगा। और एक और चीज होती है, इसमें जो आंसर्स दिए जाते हैं वो बेसिकली 2 पॉइंट्स में दिए जाते हैं, यस और नो। तो मार्किंग जो होती है वो 1 और 0 की मार्किंग जो है वो चलेगी। क्लियर? यस और नो में आंसर होंगे, 0 और 1 की मार्किंग चलेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स ऑन एम्प्लॉय कमिटमेंट ranging from the mild to strong, and the respondent chooses the highest statement that reflect their views। वो कौन सा स्टेटमेंट चूज करेगा जो उसके माइंडसेट को स्ट्रांगली चूज करे, वो उसके स्टेटमेंट्स पे डिपेंड करेगा, वो किसको चूज करता है उसके बेसिस पर आप उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड जो है वो मेजर कर सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ देखा जाए तो प्रोवाइड अ क्लियर हायरार्की ऑफ एटीट्यूड। यहाँ पर एटीट्यूड की हायरार्की आपकी आती है, पहले कौन सा होना चाहिए, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, इस तरह से। नाउ लिमिटेशन देखा जाए तो डिफिकल्ट टू डेवलप एंड अप्लाई, बिल्कुल ये मेजर करना कि किसको हम फर्स्ट दे किसको हम लास्ट दे, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड रिस्पॉन्सेज में नॉट ऑलवेज फिट अ क्यूमुलेटिव पैटर्न, और कई बार ये क्यूमुलेटिव पैटर्न में रिस्पॉन्सेज प्रॉपर तरीके से फिट हो जाए, इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट। सो दिस इज द गुडमैन स्केल। तो 3 स्केल्स अभी हमने देखी, लिकर्ट स्केल मैथड, देन थ्रेस्टोन स्केल मैथड एंड द गुडमैन स्केल मैथड।
आई होप ये तीनों क्लियर हुई होंगी। पहले में हमने 5 पॉइंट रेटिंग मैथड रखी है, दूसरे में स्टेटमेंट्स के बेसिस पर 11 पॉइंट्स की देख ली। गटमेन स्केल्स में हमने देखा कि क्यूमुलेटिव स्टेटमेंट्स बनते चले जाते हैं रिगार्डिंग दी पर्टिकुलर टॉपिक, लाइक एम्प्लॉय कमिटमेंट, तो उसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको हम क्यूमुलेट करते जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन मेथड। ये जो मेथड है, इन दिस मेथड रिसर्चर्स ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन द रियल वर्ल्ड सिचुएशन, ओके, टू इन्फर देयर एटीट्यूड। उनके एटीट्यूड को चेक करने के लिए रियल वर्ल्ड सिचुएशन के बेसिस पर इनके बिहेवियर को चेकआउट किया जाता है। द आइडिया इज दैट एक्शन कैन बी रिवील अंडरलाइनिंग एटीट्यूड दैट माइट नॉट बी एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। तो ये बेसिकली हम पता करना चाहते हैं कि कौन सा एटीट्यूड जो है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है और कौन सा नहीं है। ओके, तो सिंपल सी मैथड है, लाइक रियल वर्ल्ड सिचुएशंस के आधार पर एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को चेकआउट करना। एग्जाम्पल्स देखें तो ऑब्जर्विंग हाउ एन एम्प्लॉय इंटरेक्ट विद देयर कलीग्स, हाउ एन एम्प्लॉय इंटरेक्ट विद देयर कलीग्स, और हाउ दे रिस्पॉन्ड टू चेंज एट वर्क। ठीक है, जैसे कोई न्यू पॉलिसीज न्यू टेक्नोलॉजी आ गई तो उसका रिस्पॉन्स क्या है, तो उस समय उसके बिहेवियर को चेक करके उसका एटीट्यूड पता कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से आप मिल रहे हो, पॉजिटिव वे में मिल रहे हो या नेगेटिव वे में मिल रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी आई है, नई कोई नई पॉलिसी आई है तो उस चैलेंज को आपने एक्सेप्ट किया है या उसको रेजिस्ट कर रहे हो, उस बेस पर आपका एटीट्यूड चेक किया जाता है। स्ट्रेंथ देखी जाए तो प्रोवाइड द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्टिव इंसाइट इनटू द एटीट्यूड। रियल वर्ल्ड हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लाइक रियल वर्ल्ड में क्या आप रिएक्शन दे रहे हो वो पता चलता है। एंड द लिमिटेशंस देखी जाए तो मे नॉट फुल्ली कैप्चर द इंटरनल एटीट्यूड, ये पूरी तरह से इंटरनल एटीट्यूड को नहीं बता पाता है, ये कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू इन्फ्लुएंस हो सकता है, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स का इस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द ऑब्जर्वेशनल बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन मैथड। नाउ द नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं तो एक और छोटी सी मैथड है, एक और छोटी सी मैथड है, बेसिकली ये चार ही मैथड हैं आपकी, बट एक छोटी सी अगर मैथड देखी जाए तो दिस इज दी 5वें नंबर पर अगर मैं लूं तो बोगार्डस सोशल डिस्टेंस स्केल, है ना, बोगार्डस सोशल डिस्टेंस स्केल, ये भी एक मेथड है। तो इस मेथड को अगर हम देखें, ये बहुत ही सिंपल सी मेथड है एटीट्यूड को मेजर करने की, जो कि बोगार्डस ने दी थी 1952 में, है ना, 1952 में बोगार्डस ने इस मेथड को दिया था। और ये जनरली लार्ज नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स यहाँ पर होते हैं, उन लार्ज नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स पे लोगों का रिएक्शन जो है वो लिया जाता है, दैट्स इट। और ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं इनको ग्रुपिंग कर दी जाती है अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर, जैसे कि किसी को हमने क्राइटेरिया दिया आपका एथनिक क्राइटेरिया, किसी का क्राइटेरिया हमने रख लिया नेशनल क्राइटेरिया, और इन बेसिस पर इनको लाइक स्टेटमेंट्स को मार्क दिया जाता है और एटीट्यूड को मेजर किया जाता है। ओके, सो दीज आर दी बेसिक 5 मेथड्स टू चेक द एटीट्यूड। नाउ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट ऑफ एटीट्यूड, इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉय एटीट्यूड। एम्प्लॉय का एटीट्यूड जो है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किसके ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉय एटीट्यूड ऑन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक लास्ट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ पॉजिटिव वे में मिल रहा है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वर्क कल्चर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एम्प्लॉय के रिटेंशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पॉजिटिव एम्प्लॉय एटीट्यूड और नेगेटिव एम्प्लॉय एटीट्यूड का रिएक्शन हम देख सकते हैं प्रोडक्टिविटी, वर्क कल्चर, एम्प्लॉय रिटेंशन एंड और भी कुछ पॉइंट्स हैं उन सबके ऊपर। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको बताऊं, इफेक्ट हम देख रहे हैं एम्प्लॉय एटीट्यूड, है ना, ऑन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय का पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड है तो दैट मीन्स कि उसका मोटिवेशन इंक्रीज होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो सीधा सा इफेक्ट है हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर उसका मोटिवेशन लोअर है, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस है, तो प्रोडक्टिविटी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। इसी तरह से देखा जाए, पॉजिटिव एम्प्लॉय एटीट्यूड है तो वो कोलैबोरेटिव होगा, सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट होगा, तो वर्क कल्चर पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह से अगर टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट है, डिसएंगेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ में वो जुड़ा हुआ नहीं है, तो वर्क कल्चर नेगेटिव हो जाएगा।
सेम विथ पॉइंट, अगर एम्प्लॉय हमारा हायर जॉब सेटिस्फेक्शन उसको मिल रही है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशंस में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पर्सन जो है वो छोड़कर नहीं जा रहे हैं, टर्नओवर का यहाँ पर जो मतलब है जॉब छोड़कर जाना, तो लोअर टर्नओवर है यानी कि लोग छोड़कर नहीं जा रहे हैं, यानी कि एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, सो दिस इज द प्लस पॉइंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर नेगेटिव एटीट्यूड देखने को मिलेगा तो डिससेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा और एम्प्लॉयज़ की जॉब छोड़ने की रेट जो होगी वो ज़्यादा होगी, तो यानी कि वो एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादातर रिटेन नहीं होंगे, है ना। इसी तरह से अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हम देख रहे हैं, तो अगर एम्प्लॉय का पॉजिटिव एटीट्यूड है तो उसका इंट्रैक्शन जो है वो कस्टमर्स के साथ में ज़्यादा होगा, कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी, कस्टमर की लॉयल्टी ज़्यादा होगी, तो इससे कस्टमर सर्विस और बेटर होगी ऑर्गेनाइजेशंस में। वहीं अगर पुअर इंट्रैक्शन है ना, तो हमारी ब्रांड की रेपुटेशंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और कस्टमर सर्विस बेटर नहीं होगी। उसी तरह से अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो टीम वर्क ज़्यादा होगा, कम्युनिकेशंस एंड कॉपरेशंस बेटर होगा, तो टीम डायनामिक अच्छा क्रिएट होगा। जस्ट इसका अपोजिट, कॉस्ट कम, आपका ट्रस्ट जो है वो कम है, कोलैबोरेशंस कम है, तो यहाँ पर आपका टीम डायनामिक कम होगा। सेम पॉइंट, रिड्यूस द स्ट्रेस, पॉजिटिव है अगर तो स्ट्रेस आपकी कम होगी, वेलबींग बेटर होगी, तो मेंटल स्ट्रेस और मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है वो इंक्रीज होगी। और वहीं अगर आपका स्ट्रेस ज़्यादा है, स्ट्रेस का लेवल बर्नआउट तक पहुंच गया है, यानी कि बहुत टॉप लेवल पर आपका स्ट्रेस पहुंच चुका है और हेल्थ प्रॉब्लम आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है ड्यू टू द स्ट्रेस, तो नेगेटिव एटीट्यूड होगा और इस वजह से आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ का सीधा इम्पैक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को डाउन कर देगा। तो इस तरह से ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये बता रहे हैं कि किस तरह से एम्प्लॉय का जो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पड़ सकता है, किस तरह से उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये हमारा आज एटीट्यूड का पार्ट कंप्लीट होता है। आते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक अपना प्रीवियस रिवाइज जरूर कर लीजिए। कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।